कोरे कागज की गहरी लिखत। आप बीती के शुरू में ही वाजे करना मुनासिब समझता हूँ कि जिस समाज में पैदा हुआ हूँ उसने कभी जन्म पत्री या टेवा नहीं बनवाया, और ना ही उसका ऐसा अकीदा रहा है कि दान दक्षिणा देने से उनके जीवन में सुधार हो सकता है। स्कूल के कागजों के मुताबिक मेरी तारीख पैदाइश 24 जुलाई 1955 है, जो माँ के बताए हुए मेरे जन्मदिन मंगलवार से मेल नहीं खाती। दूसरी बात, अपनी अब तक की पीढ़ियों में मैं पहला हूं जिसे थोड़ा बहुत पढ़ने लिखने का मौका मिला। हाँ, चमहारली को डपट के परे कर जरा। गुरुद्वारे की इमारत के ताकों से हमें चिमटता और एक दूसरे के ऊपर चढ़कर सुलाखे पकड़ते हुए अंदर झांकता देखकर प्रसाद बांटता जट भाई अपने पास खड़े किसी को अक्सर ही संग्रांद या गुरपुरब के मौके पर कहता। हम खिड़कियों से लटके और चिमटे हुए सारे न्याणे पल की पल में जूतियां रौंदते पीछे हट जाते। उसका मुंह दूसरी तरफ होता तो हम फिर अपनी आने वाली जगह पर होते। झुंझलाए हुए मिजाज वाले उस भाई की देह पर नीचे सिक्खी स्वरूप वाला कच्छा, गले में मलेशिया का तार तार गुज्जा और सर पर बंधी पग सब इतने मैले होते कि उसकी तेल या पसीने से तर हुई टांगों से मेल खाते दिखते। उसके मुंह पर माता के छिद्रे छिद्रे मोटे दाग ऐसे लगते जैसे उपलों की सलेटी रंग की राख पर छींटे पड़ी हों। जब वो चबा चबा के बात करता तो उसकी तिकोनी सी सफेद दाढ़ी भी हिलती। उसकी चुंधी आंखों की हम नकलें उतारा करते। चन्ना, तेरे काबू नहीं आने वाली ये चेंगी पोटे, मैं भगाता हूँ इन माँ के को। वो फिर उलटकर हमें अधूरी गाली निकालता जिसकी जगह हमारे दिमागों में अपने आप भर जाती। प्रसाद के लिए सबके बाद जब हमारी बारी आती तो वो झिड़क के कहता, कम जा तो, तुम्हें एक बार कहा नहीं कि आराम से बैठ जाओ। पर हम खड़े खड़े एक दूसरे से आगे बढ़कर दोनों हाथों के नन्हे नन्हे बुक बनाकर उसके आगे करते। वो छुके बिना प्रसाद डालता तो हम फुर्ती से ऊपर ही दबोच लेते। कभी कभी किसी के बुक में प्रसाद ना आता और जमीन पर गिर पड़ता तो वो रूहानसा हो जाता। जब वो जमीन पर से उठाने लगता तो इतने में ताड़ में बैठा डब्बू अपनी जीभ से प्रसाद चाट जाता। ऐसे ही एक बार मेरी कौली उस वक्त हाथों से छूटकर नीचे गिर पड़ी जब भाई जल्दी जल्दी जोर जोर से छुड़वा जैसा प्रसाद ऊपर ही से डाल रहा था कि कहीं उसका हाथ कौली या हाथ को न छू जाए। ऐसी घटना होने पर मेरे चेहरे पर खुशी की चढ़ी तय एकदम उतर के कहीं और चली जाती और आसानी से मेरी तरफ जल्दी न पलटती। कभी वो किसी को कहता, तूने पहले नहीं लिया ओए? नहीं बाबा, मैंने नहीं लिया अभी। प्रसाद छुपाकर खाने के बाद हाथ कच्छे की पिछाड़ी से पहुंचकर हम में से कोई जना कहता। घरों को लौटती हमारी टोली ऐसे खुश होती जैसे बड़ा मैदान मार लिया हो। हम एक दूसरे को बताते, मैंने आज 3 दफा लिया। तुझे नहीं पता, कानी बांट करता है मुचरू जैसा। अंदर बैठों को तो मुट्ठियां भर भर के देता और हमातरों को झुग्गे में से इतनी इतनी चुटकियों जितना। पास से गुजरते मस्से के बोल मुझे सुनाई पड़े तो मेरे मन में कुछ तड़क गया, जैसे भौचाल से हमारी कोठरी की गुरुद्वारे की तरफ वाली दीवार में पतली सी दरार आ गई हो। जब मैं अकेला होता तो मेरी सोचें फिर गुरुद्वारे के बाहर किसी अरदासिये की तरह जा खड़ी होती जिनकी मूक आवाज मेरे सिवा किसी को सुनाई न देती। अंदर बैठे मेरी उम्र के लड़के लड़कियों के सजे संवरे होने पर मुझे उनके और अपने बीच अपना नंग ढकने के लिए फटे पुराने कच्छे और रंग का फर्क ही दिखता। अचानक पाठी भाई का कर्मों के मौजू पर लंबा चौड़ा आवाज पिंड के बड़े सारे गोरे छप्पर की तरह आ खड़ा होता, जिसके गहरे पानी में तैरकर दूसरी तरफ जाने का मेरा जिक्र न होता। कोठरी की दीवार की पतली दरार मोटी दरार में बदलती और छत डोलती हुई दिखती। बीच बीच में मेरी आंखों के सामने अपने नानके पिंड से आई मेरी उम्र की उस भोली भाली लड़की का चेहरा लौट लौट के आता जब मेरा प्रसाद कुत्ता खा गया था और उसे देख के रौंखी हो गई थी। वो अपने हाथों के नन्हे से बुक में से मुझे प्रसाद देने लगी थी तो एक तिमी उसके दोनों तरफ छोटी छोटी चुटकियां भर के उसे खींच कर ले गई थी और वो मामी मामी कहती पैर घसीटती हुई उसके पीछे पीछे चल पड़ी थी। इन्हीं सोचों में पड़ा आखिर अपने दिल में पक्का ठान लेता कि आगे से गुरुद्वारे के विहड़े पैर नहीं धरना। ऐसे प्रसाद लेने की क्या थोड़।
इस दौरान कई बार बलियों के बकर की लाल सफेद चितकबरी घोड़ी पर हमारी नजर पड़ती। हमारी पूरी टोली चीखें मारती उधर को जा पहुंचती। बकर जब हमारे घरों के पास से लांघता तो घोड़ी की बागें पकड़े वो उसके पास पास चल रहा होता। घोड़ी अपनी पूंछ बार बार नीचे ऊपर और दाएं बाएं हिलाती घुमाती। हम हेकनों, नांगों और शेख चिल्लियों की हवेलियों के सामने से गुजरते, घोड़े वालों और मंत्रियों की हवेली तक घोड़ी के पीछे पीछे चलते रहते। मेरा जी घोड़ी की छोटी सी बछेरी पर पलाकी मार के चढ़ने को करता, जो घोड़ी की अगली और कभी पिछली टांगों में अपना मुंह घुसेड़ लेती थी। फिर कई बार हम उस वक्त पीछे से कूके मारते लौट पड़ते जब घोड़ी खड़ी होकर लीद करने लगती। एक बार नांगों के छप्पड़ के पास मेरे साथ के लड़के छप्पड़ के पानी पर टूटे घड़ों की ठेकरियों से निशाने लगाने लगे। वहीं मेरी निगाह आम के नए उगे बूटों पर पड़ी। उनकी निचली पत्तियां हरी और कौंपलों के साथ वाली नस्वारी थीं। मैंने एक बूटे की चाकली निकालनी चाही, पर कोई बात न बनी तो हौले हौले होशियारी से एक बूटा जड़ों समेत उखाड़ के ले आया। खुरपी से वेड़े में बूटा लगाने के लिए मट्टी उखाड़ ही रहा था कि भाया मेरे हाथ से खुरपी छीन कर कहने लगा, मामा तू जट्टों की रीस करता है? उनकी तो 6-6 किनालों पर हवेलियां हैं, हमारे पास तो यही कुछ है बैठने खेलने को। आम के बूटे की तरह मेरा मन भी मुरझाना शुरू हो गया। किसी तूफानी झक्कड़ ने मेरी रींझ के बूर को बेवक्ते ही झंझोड़ के झाड़ डाला। मैं तब भी सोचता, हमारे आंगन में कोई रुख होवे, चिड़ियाँ, कुगियाँ और तोते आके बैठें। अभी इन्हीं ख्यालों में खोया हुआ था कि मेरे हानि पाश ने अचानक सूरज डूबने से थोड़ा सा पहले आके मुझे बताया, अपने शमशान के रास्ते में छलेडा रहता है गुड। दौड़ के आए दिखते का उसका सांस से सांस नहीं मिल रहा था। मैं हक्का बक्का रह गया। कैसा होता है वो? कहते हैं इच्छाधारी होता है, कभी आदमी बन जाता है, कभी बकरी, कभी कोड़ियों वाला खड़िया सांप, तो कभी कुछ। उसकी घबराई जबान से मैं और भी दहल गया। कईयों ने तो उसे देखा, कहते हैं कि बांबरियों वाला बोना सा साधु भी बन जाता है और उसने काले लीड़े पहने होते हैं। पाश की आंखों की पुतलियां कभी फैल जाती तो कभी आंखें सुकड़ जाती। उसके चेहरे पर एक रंग आता और एक जाता। मेरी हैरत भरी आंखों के सामने ये सब कुछ साकार हो उठता। शमशान में बिज्जू मरे हुए बच्चों को जमीन के नीचे से उखाड़ते दिखते, जिनके बारे में मैंने पहले अपनी दादी और हम उम्रों से सुना हुआ था। तभी तो मोहनलाल डाकिया अपने हाथ में बर्छा रखता है, इसीलिए उसने डांग के सिरे पर लगे बर्छे के ऐन नीचे घुंघरू बांध रखे हैं। जब वो अपने तेज तेज पैर रखता है तो घुंघरू बंधे बर्छे वाली डांग भी फुर्ती से अपने आगे रखता चलता है। घुंघरुओं की छनक छनक और डांग की ठक ठक से छलेदा डर के मारे रास्ते से लंबा हो जाता होगा, मैंने सोचा। उसके सर ऊपर की खाली थैली मुझे सुलेमानी टोपी जैसी लगी, जैसे मैं अपनी दादी से बातें कहानियां सुनते हुए कल्पना करता हूँगा। दादी बताती, उस टोपी से सारी आफतें रफू हो जाती हैं। उस रात मुझे हल्की सी ताप चढ़ गई। छलेडे के बारे ख्यालों की लड़ी खत्म होने और टूटने का नाम ही नहीं ले रही थी। मैं सहमा हुआ कभी आंखें मीच लेता तो कभी खोल लेता। दालान की मोटी दीवार के आले में जागता मिट्टी के तेल का छोटा सा लोहे का काला हो चुका दिया मेरे अंदर खौफ के उठते ऊंचे नीचे जवार भाटों को ठल डालता। जब दिए की लौ कांपती तो छाती में मेरा दिल और भी डोल सा जाता। मैं सोचता, सुलेमानी टोपी मुझे भी कहीं से मिल जाए। और अगले दिन से ही मैं पिंड के पश्चिम की तरफ जाने वाले रास्ते पर न गया और न्याइयों में टट्टी फिर के दौड़ता हुआ घर लौट रहा था कि गली में माई असीरी से आमने सामने की टक्कर हो गई। हालांकि वो कुबड़ी होकर चलती थी, पर शुक्र हुआ कि गिरते गिरते दीवार का सहारा लेके संभल गई। मैं उससे पहचाना ना गया और उलानों से बच गया। देख तो गू में कहाँ से पैर लिबड़ लाया। घर की चार दीवारी के दरवाजे पास ईंटों रोड़ियों के बनाए हुए खुरे पर मेरे पैर धोती हुई मेरी माँ ने कहा। फिर उसने दालान के पीछे की कोठरी के अंदर जाके मुझे हाँक लगाई, आना मेरे पुत, आ दानों की मुट्ठी झुग्गे की झोली में ले जा और रत्ते की दुकान से चाय पत्ती ले आ। मैं अक्सर ही पिंड की बीच की गली से होकर रत्ते बाहमन की हट्टी पर जाया करता। देखता सवेरे सवेरे झीरों का कच्ची और पाशु जट्टों, बाहमनों और सुनियारों के घरों को पानी के भरे घड़े ले जा रहे होते। उन्होंने बाएं कंधे पर घड़े छोटी मटकी को बड़ी जुगत से गर्दन का सहारा दे रखा होता। दाएं बाएं दोनों बाहों ने घड़ों का गलमा कस के पकड़ा होता। वो अपनी चढ़ती उम्र में भी किसी बुढ़े ठुड्डे की तरह कुबड़े होकर चलते। घड़ों के बोझ तले तेज तेज चलते हुए उन्हें हौंकनी चढ़ी होती।
मेरे जी में आता कि घड़े में ईंट मार के उसे तोड़ दूं और मुझसे 5-6 साल बड़े पाशु को बोझ से छुटकारा मिल जाए। पानी भरे छलकते घड़ों के कारण उनके गले के कपड़े भीगे हुए होते। कुछ ही देर पहले उन्होंने स्कूल से दुड़की लगाई होती। उनका बाप दीवान भी बहंगी में पानी भरे घड़े ढोता। वो उछल उछल के कदम उठाता। बहंगी की तनी हुई रस्सियों के अंदर रखे घड़े हिलकोरे लेते दिखते। कोई तीवी दरवाजे में खड़ी होके कहती, दीवान, आज पानी पहले हमारे दे दे, हमें मुकाने जाना है। पंचा, बड़ा मुड़ुक्को मुड़ुक्की हो गए हो सवेरे से ही। कोई जट दीवान के पसीने से भीगे लीड़ों की तरफ देखकर पूछता। जाना है कहीं, सोचा आज जरा जल्दी हल्ला मार लूं, वो अपनी माझे की बोली में बताता। कई बार ताई सेबो और उसका बेटा जीत भी लोगों के घर पानी भरते मुझे दिखाई पड़ते। साथ ही कर्मों का खेल की माला कुएं के चलते रहट की तरह लगातार घूमने लगती। पानी भरी टिंडें भाई के परोचनों की सच्ची गवाह और मोरियों वाली खाली पड़ी टिंडें एक मन घड़त अनकही कथा की साखी बनी लगती। हट्टी को आते जाते गुरुद्वारे के भाई के पाठ की आवाज मेरे कानों में पड़ती, पर भाइया कई बार कहता, खबर नहीं भाई आज मुंह ही मुंह में मिन मिन किए जा रहा है, कल तो कुक्कड़ की बांग के साथ ही दुहाई डालने लग पड़ा था। मुंह संभाल के बोला कर, कोई सुन लेगा तो क्या कहेगा, माँ ने हौले से भाइये को टोका। मेरा पिंड जो रात के वक्त घने अंधेरों में गुम हो जाता, दिन चढ़ने के साथ जाहिर होके फिर उसी तरह हरकत में आ जाता। भाइया हुक्के के लंबे लंबे कश भरने के बाद पीतल का ग्लास उठाता। उतने में मेरे ताए के बेटे भी आ जाते। उनके हाथों में या कई बार जेब में या परने के लड़ से बाटी ग्लास बंधा होता और वो दिहाड़ी या डगारे के लिए घरों से निकल जाते। मेरी आंखें उनकी पीठों का पीछा करती। वो पीछे की तरफ झांक के कहते, जिनके यहाँ जाना है उनके घर हमारे लिए भांडों की टूट रहती है, और बोल। मैं हक्का बक्का सा हो जाता और सोचता, अनपढ़ों से लिखे अक्षर नहीं पढ़े जाते, फिर मुंह पर अनलिखे को कैसे पढ़ लेते हैं। पर मेरा मन छलेडी की कल्पना कर करके अपने ही आप मकड़ी जाल बुनता और अपने आप ही उसमें फंस जाता और यूं कितनी कितनी रात बीत जाती। इसी दौरान गीदड़ कूके मारने लगते जो रोने जैसी और डरावनी होती। मेरे दिल की धड़कन मुझे कानों में गूंजती सुनाई पड़ती। जाड़ों की रातें पूरी होने में न आती। जब कमात के इस बड़े इलाके की फसल खत्म हुई तो गीदड़ों की आवाजें टामे टामे ही सुनाई देती। उधर बहुत तड़के लंबड़ों के दास की अत ऊंची आवाज, जय अली जय अली, जाड़े की रातों के सन्नाटे को चीरती हमारे कानों में पड़ती। नींद में भी कुछ पल के लिए मुझे कपकपी चढ़ जाती। अपने पास सोते बड़े भाई बिरजू को मैं जोर से लपेटा सा मार लेता। मैं डर का मारा दिखाई न देने वाले परमात्मा को मन ही मन में ध्यान में लाने लगता। कई बार गहरी नींद टूटकर तड़के ही आती। सवेरे को दास हमारे घर के सामने से लांघता। उसके केस खुले और गीले होते। भुरवा चिट्टी काली धाड़ी उसे फपती थी, लेकिन वो कोई देव या जिन भूत लगता। नीचे उसने अटंगी सी धोती और ऊपर नहंगो जैसा कुर्ता पहना होता। उसके बाएं हाथ में लोहे की बाल्टी और बाएं कंधे पर गन्नों का एक भारा होता। उसकी इस तरह की दिख देखकर मेरा तराह निकल जाता। मैं फुर्ती से अपने घर के बाहरी दरवाजे के तख्त की ओट में छुप जाता। धर्मनाल रस की चाटी पी जाता है लंबड़। 5-7 दिन हुए लड़कों ने जबरदस्ती बेलने पर रस की चाटी पिला दी। जब मूंदा हुआ तो उल्टी करने लग पड़ा। एक दिन सूरने ने दास को आते देखकर अपने घर के दरवाजे पास खड़े मेरे भाइये से सरसरी लहजे में बात छेड़ी। खबरें क्या समस्या है उनके घर। ऐसा ऊंचा लंबा जवान है पर आधी रात को कुआं खींचने लग जाता है। भाइये ने बात को फैलाया। सारा तो मामों ने तकिया उखाड़ फेंका है। पीर ने फिर आप ही सर चढ़ के बोलना, मुसलमान फकीर आसानी से पीछा थोड़ा ही छोड़ते हैं। सूरने ने लोगों के मुंह चढ़ी बात को दोहराया। खंड पाठ तो बतेरे कराते हैं, फिर भी, भाइये ने कहा। इतने में दास पास आकर खड़ा हुआ। मैं तख्त की ओट में से देख सुन रहा था। ठाकुरा, मैं शरीर तोड़ तोड़ फेंकता हूँ, सर घुमाता हूँ, इतना ऊंचा बोलता हूँ तब सुध बुध नहीं रहती। पीर कहता है कि मेरी कब्र क्यों उखाड़ी, मेरी खनगाह बनाओ, न्याज दो, बीरवार के बीरवार चराग करो, न्याज दो, पर घर में मेरी चलती होवे तब ना। दास ने हाथ में उठाई बाल्टी ऊपर नीचे करते हुए अपनी विपता मुख्तसरिन सुनाई। पीर की कब्र भी नहीं रही, फिर वो रहता कहाँ है, बोलता कैसे है, रातों को डराने वाला दिन में किससे डरता है। मैंने मन में सोचा। पल भर बाद दास कहने लगा, सूरने, चल कुएं पर, तेरा बेलना चल रहा है ना,
जल्दी चल, सवेरे सवेरे ही डो लग गया लंबड़ा, भाइये ने पूछा। धर्मनाल, तड़प रहा हूँ, अंदर तो ऐसी आग लगी होती है। जब दास और सूना बोहड़ वालों के घरों के पास चले गए तो मैं और दूसरे न्याणे रास्ते पर आके एक आवाज में कहने लगे, जय अली, जय अली। सूरने ने चलती सी नजर पीछे मारी, पर दास पीछे ठीक तरह ना देख सका। इधर भाइया रास्ते के पास ही बोहड़ पीपल तले बंधी गाय और भैंस के पास गया। उसने भैंस के पिंडे पर थापी दी और उसके चड्ढे से चिचड़ियां उतारने लगा। वो उतारी हुई चिचड़ी को जमीन पर रख के दाएं हाथ की पहली उंगली घिसाता, पर कोई कोई वापस दौड़ने लगती। फिर उसने बांह लंबी करके एक ठीकरी उठाई और अपने दाहिने पैर के पास रख के बोला, सालियां कैसे घीसल मारे पड़ी हैं, अब करता हूं इलाज तुम्हारा। इस चिचड़ी मार सिलसिले के दौरान मैंने देखा कि भैंस आंखें मीच के जुगाली करने लगी थी। इतने में पता नहीं भाइये को क्या सूझी कि मुझे कहने लगा, गुड, घर से खुरली के पास पड़ा मेरा फटा कच्छा उठा ला। मैं झट से हरकत में आ गया। देख तो कैसा कोढ़ा जमा है। भैंस के पिंडे पर जोर से लीड़ा रगड़ते हुए बोला, तेरा भी वेधा उतारना है। भाइये ने लाखी गाय की तरफ भूरवा नजर मारते हुए कहा। मुझे लगा जैसे वो गाय से बातें कर रहा हो। जाड़ा अपने आखिरी दिन गिन रहा था। मैं और मेरे साथी बोहड़ पीपल के पत्तों की भंभीरियां उड़ाने में लगे रहते। पीपल के टहनों की छोटी टहनियां पत्तों से खाली हो गई थीं। नई लाल सुर्ख कौपलें फूटने को उतावली हो रही थी। इस पतझड़ 1962 के खात्मे के साथ ही मेरा स्कूल जाने का सिलसिला शुरू हो गया। स्कूल जाना शुरू करने से पहले भी मैं अनेक बार स्कूल जा चुका था, लेकिन छुपन छुपाई के लिए। मैं, पाश और ध्यान तीनों जोड़ीदार कई बार स्कूल के बेहड़े की रहट को घुमाते। वो इतनी हल्की थी कि हम अकेले अकेले भी गाधी का पूरा घेरा दे देते। लोहे की छोटी छोटी पानी भरी टिंडें बीड़ की चोटी पर जाकर टेढ़ी होने पर खाली होती तो पारशे के पानी की धार से ये बड़ी सारी खुरली तालो ताल भर जाती। मैं घर जाके ये सब कुछ खुश होके भाइये को बताता। ये जान मोहम्मद होरा की हवेली थी। उन्होंने बड़े शौक से इसके बरांडे, कमरे और मसीत बनाए थे। भाइये ने बताया। हमारा पूरा टब्बर बड़े गौर से सुनने लगे। मैंने देखा कि भाइये का चेहरा उतर सा गया था। भाइये ने कुछ याद सा करते हुए कहा, एक दिन ऐसे कोई शाम ढले समय जब मैंने दौड़ के जाके तकिए पर बैठे मोहकू को बताया कि वो तुम्हारा जान लड़ोए के रास्ते आ रहा है, तो वहां बैठे हुओं में से किसी ने भी मेरा एतबार न किया। तब मैं हौला सा ही था। मैंने देखा कि अब भाइये के मुंह पर खुशी की एक लहर थी। मैंने फिर कहा कि जाके देख लो। मोहकू उठ खड़ा हुआ और तेज तेज चल पड़ा। फिर क्या था, उसने जान को कलावे में भींच लिया। भाइया ऐसे बता रहा था जैसे उसने कोई बड़ा मार्का मारा हो। वो कहीं रूठ के चला गया था? मैंने पूछा तो भाइये के बारीक दांतों का मजबूत पीड़ पल भर को दिखाई दिया। नहीं, वो फौज में था। दूसरी बड़ी जंग में कितनी ही देर इसकी ना कोई चिट्ठी आई, ना ही कोई उग सुग लगी। सब ने बेउम्मीदी कर दी थी। भाइये के मुंह से चाहत के साथ सुनाई जाती कहानी खत्म होने में नहीं आ रही थी। धर्मनाल, जीवा ने बड़ी खुशी मनाई। हमारे घरों में लड्डू बांटे। जब न्याज बांटी तब सबसे पहले मुझे घर आके चावल देने आई कि तू मेरे पुत की आमद की खबर लेके आया था। भाइये ने स्कूल की इमारत से जान मोहम्मद की हवेली तक जाने के लिए अपनी यादों का घोड़ा पीछे की तरफ सर पर दौड़ा रखा था। जान मोहम्मद का छोटा भाई अजीज मोहम्मद मेरा जिगरी दोस्त था। भाइये की आवाज़ पहले से धीमी और थोड़ी सी भारी हो गई थी। उसके लाखे रंग के गाल ढीले से पड़ गए थे। सामने पड़े उसके हाथों के खड्डी पर बुने सिल्की थान की पतली पतली तहें खुलकर मेरे दिल में जैसे बिछनी शुरू हो गई थी। किस्सा कोहताह यहाँ पूरा होता है कि मार काट कहीं कहीं होने लगी थी, पर वो सारे टब्बर यहाँ से सही सलामत चले गए। सारा पिंड वहाँ इकट्ठा हो गया था जहाँ से वो ट्रक में बैठे। जीवा और मोहकू धर्मनाल ढाएं ढाएं रो पड़े। अजीज मेरे गले लग लग रोवे। जन्म भूमि छोड़ना कौन सा आसान है। भाइये से आगे बोला न गया। थोड़ा सा रुक के उसने कहा, जब ट्रक चलने लगा तो अजीज मेरी तरफ एक टक देखे जावे। उसका मुंह सुता हुआ था, जैसे बीमार उठा हो। धर्मनाल, उसकी सिसकियां निकल गईं। मैं भी बेबसी में उसे तकता रहा। मेरी आंखों में भी पानी भर आया और सब कुछ धुंधला दिखने लगा। और उस दिन शाम को ही सारा पिंड सुसरी की तरह सो गया था, जैसे कोई देव फिर गया हो। कश्तियों में वट्टे डाल दिए भाई इन लीडरों ने।
رات کو سوتے وقت مجھے مار کاٹ، گلے لگ کے رونے اور پنڈ میں پسری خاموشی کا خیالی منظر رہ رہ کے دکھائی دیتا۔ اسکول کے وہڑے میں اڈول کھڑی جامن کے پتے ٹہنیوں سے ٹوٹ ٹوٹ کر گرتے دکھتے۔ سوچتا، پہلے سے الٹ بھائی نے حقے کا کش کیوں نہیں بھرا، اور اس کی آواز کیوں بھاری ہو گئی تھی؟ ذہن پر زور ڈالنے پر بھی بہت سی باتوں کا مجھے سرا نہ ملتا۔ پتہ نہیں مجھے پھر کب نیند آئی۔ سویرے یہ ساری سوچیں ایسے مٹ چکی ہوتی جیسے میں نے اپنی پھٹی پہ تازہ پوچا پھیرا ہو، پر رات کے کھانے کے وقت پھر پورنوں پر لکھے وہی اکھر گہرے ہوتے دکھتے۔ میرے من سے ڈر خوف کی موٹی پرت پگھلنے میں ہی نہیں آ رہی تھی۔ میری سوچوں کی لمبی اڈاروں کے پر جیسے سکڑ کے ایک بندو میں بدل گئے ہوں۔ انہی دنوں میں میری راتیں اور لمبی ہو گئیں۔ یہ گھٹنا سپہر کی تھی، جب گھاس چارہ کھودنے کو نکلی ہمارے وہڑے کی تیویاں الٹے پیروں آ کے دوسروں کو دیکھنے لگی۔ لمبڑوں کی حویلی ٹھانا بیٹھا ہے۔ اسی دوران مجھے 3 خاکی وردی دھارے اونچے لمبے پلسیے دکھائی دیے۔ پولیس میں نے پہلی بار دیکھی تھی۔ وہ نیکریں قمیضیں پہنے اور پگڑیاں باندھے ہوئے تھے۔ ان کے ہاتھوں میں ڈنڈے تھے۔ ان کی گرمیوں میں بھی گرم خاکی جرابیں موڑ کر ٹخنوں تک دوہری کی ہوئی تھیں، اور وہ بوٹ سینڈل پہنے ہوئے تھے۔ ہمارے گھر کے سامنے کی پوری سڑک سنسان تھی، نہ کوئی بندہ اور نہ کوئی پرندہ دکھائی دیتا تھا۔ ہمارے گھر کے پیچھے چھپ کے کھڑی بڑھیوں کے چہرے گھبرائے اور مسوسے ہوئے تھے۔ ان کے ہاتھوں میں رمبے درانتیاں ہولے ہولے کانپتے سے لگے۔ وہ کھسر پھسر کر رہی تھیں۔ ہاں، پناہ گیروں کی مندو کسی کے ساتھ بھاگی تھوڑا ہی ہے۔ بتاویں، انہوں نے اس کے 3 ٹکڑے کر کے بوری میں ڈال کے سمبل والے کنویں میں پھینک دیا ہے۔ پاس کھڑے کی میری ٹانگیں میرا بھار نہیں سہار رہی تھی۔ جب پلسے گزر گئے تو دروازہ کھولا۔ ہاں، تلنگا سا، پتہ نہیں کس کنجر نے بھرتی کر لیا۔ اور وہ پچھلا سالہ کیسا پھول رہا ہے، توندل جیسا، بیگانہ مال کھا کھا کے۔ بھائیے نے اکہرے اور توند والے پلسیوں کے بارے میں اوروں کو سنا کے کہا۔ سب کی ایک ساتھ ہنسی نکل گئی۔ بھائیے نے پھر تبصرہ کیا، سالے انکھاں دے، حرام دی کو کہیں اور دفع کر دیتے۔ باریوں کا کیا کھس گیا؟ جٹوں کا 7 20 100 ایسے ہی تھوڑا کہتے ہیں۔ اب عمر قید کاٹیں گے سالے، اور ان کی گرمی نہیں رکھنی گرمکھ نے۔ رکھے کو گھر میں اب کون پوچھنے والا ہے؟ دن کے وقت کھیلے ہوئے کھدو کھونٹی کے ادھڑے کھدو کی رنگ برنگی چتریوں جیسی الجھی میری سوچیں میرے قابو سے باہر تھی۔ مری ہوئی مندھو مجھے کبھی اپنے باپ کے لیے بھتا، کبھی چائے پانی، اور کبھی ننگے پیر چارے کا گٹھڑ اٹھائے جاتی دکھتی۔ وہ مجھے رستے گلی میں کبھی کسی سے بات کرتی دکھائی دیتی تو کبھی کسی سے۔ اس کی اندیکھی لوت کے 3 ٹکڑوں میں سے گردن، سر اور ٹانگیں جدا جدا ہوئی نظر آتی۔ رات کو نیند سے پہلے سمبل والے کنویں پر لوگوں کی اکٹھی ہوئی بھیڑ دکھتی، اور پولیس پناہ گیروں کے سارے ٹبر کو ڈھو کے لے جاتی ہوئی۔ میں بڑے بھائی سے بات کرتا تو وہ کہتا، رب کا نام لیے جا، آپ ہی نیند آ جانی ہے۔ ایسی ہوتی گھٹناؤں کی میرے اندر ٹوٹ پھوٹ ہوتی رہتی۔ من ہی من میں بہت کچھ ضرب تقسیم ہوا کرتا۔ یہ سب کچھ جاری تھا کہ کسی نے بہت تلے کھڈیوں میں آ کے بتایا، درگے بہن کے ریڈیو پر خبر آئی ہے کہ چین نے دغا کی، ہندوستان اور چین کی لڑائی لگ گئی ہے، سرکار نے فوج کی بھرتی کھول دی ہے۔ سارے جنے ہکا بکا رہ گئے، اور حکوں کی نالوں کا رخ بدل گیا۔ تنے ہوئے تانوں میں جیسے جھول پڑ گیا، وہ لپیٹے جانے لگے۔ ہر ناڑی کیے ہوئے بیل اپنی حویلیوں کی طرف پلٹ رہے تھے۔ ان کنسوؤں نے میرے چھوٹے سے تن من میں بڑی جنگ چھیڑ دی۔ ڈر اور سہم نے میرے دل میں پکی چھاونی چھالی ہو جیسے۔ جھٹپٹے سے لے کر چاندنی راتوں میں بوہڑ پیپل تلے کھیلے بھنڈا بھنڈاریوں کے کھیل کا خیال جوں ہی میرے دماغ میں آتا، میرے اندر خوف کے برستے بادلوں کا ماجرا دکھاتا لگتا۔ ایک دن ماں نے مجھے نہلانے کے لیے آواز مار کے پکارا، اور واقعہ کچھ اور ہی ہو گیا تھا۔ بتا ماما، پھر کھائے گا مٹی؟ بھائیے نے اچانک میری دائیں کلائی اپنے دائیں ہاتھ میں پکڑ کے اور کنویں کے اندر لٹکا کے پوچھا۔ نکھرے دن میں بادل پتہ نہیں ایک دم کیسے کڑک اٹھا تھا۔ میرے دل کی دھڑکن تیز اور اونچی ہو گئی، جو میرے کانوں میں لوہاروں کے کارخانے کے گھن کی طرح ٹھک ٹھک بجتی سنائی دینے لگی۔ بھائیا پھر پوچھے، بتا ماما، پھر کھائے گا مٹی؟ اس آسمانی بجلی کی تار میرے تن من میں بے رحمی سے پھر گئی۔ مجھ سے رویا بھی نہیں جا رہا تھا، بس لمبے ہوکے نکل رہے تھے، اور کلیجہ منہ کے رستے باہر آنے کو کر رہا تھا۔ کنویں کی منڈیر کے پاس ہی اینٹوں کے کھڑنجے لگے فرش پر بیٹھی کپڑے دھوتی میری ماں کام بیچ میں چھوڑ کے غصے سے تیکھے سر میں بولی،
پھر نکالے گا جب لڑکے میں سانس ست نہ رہے گا۔ پھر وہ اٹھ کے کھڑی ہو گئی۔ جو تیرے ہاتھوں لڑکے کی باں چھٹ گئی تو؟ بتیرا ڈانٹ ڈپٹ کے دیکھ لیا، اس سالے کی ایسے لت نہیں چھوٹنے والی۔ بھائی نے بھی آگے سے اسی لہجے میں جواب دیا۔ میں کبھی اوپر کو ترلے بھری نگاہ سے بھائیے کے منہ کو اور کبھی نیچے کو پانی کی طرف دیکھتا، جو میرے چھوٹے سے قد سے صرف 5-6 ہاتھ نیچے تھا۔ لڑکا چیخے مار رہا ہے، تو پھر بھی؟ ماں بھائیے کو جپھی سے لے کر پیچھے کھینچتے ہوئے بولی۔ اس نے مجھے فٹافٹ باہر نکال لیا۔ میرا شریر بے جان سا ہو گیا تھا۔ جاڑے کے مہینے کے 11-12 بجے ہوئی 15-20 سیکنڈوں کی اس گھٹنا سے میرا الف ننگ پنڈا پسینے سے ہلکا سا تر ہو گیا تھا۔ تھوڑی دیر بعد مجھے تازہ گزری برسات کا خود بخود خیال آ گیا۔ تب میंہ کا پانی اور کنویں کا پانی زمین کے برابر ہو گیا تھا۔ جب میंہ ہلکا ہوا تو زمین سے 2 ردے اونچی منڈیر پوری ننگی ہو گئی تھی۔ چھوٹے بڑے مینڈک کنویں میں ڈبکیاں لگاتے دکھائی دیے۔ ان کے کنویں سے باہر نہ نکل پانے کی چنتا مجھے کئی دنوں تک لگی رہی تھی۔ پر شام کو کنویں کے باہر کئی مینڈک سڑپے مارتے دکھے اور کڑی کڑی کی آوازیں سنائی تھی۔ ساتھ ہی مجھے اپنا خیال آتا، جو بھائیے کے ہاتھوں سے میری باں چھٹ جاتی تو کیا میں مینڈک کی طرح تیر سکتا تھا؟ میں نے دل میں بھائیے کو گالیاں دی اور اس کے خلاف کئی منصوبے سوچے۔ جب داؤ لگا بھائیے کی شراب کی بوتل مود کے بھر دینی ہے، نہیں تو چلم کا جلتا کوئلہ اس کے ہاتھ میں کسی طرح ڈال دینا ہے۔ بھائیے کی یہ کارروائی جب بھی میرے من میں آتی تو میرا تن جھرجھری کھا جاتا، دل میں ہول سا اٹھتا، لگتا جیسے اڑتا پنچھی غلیل کی چوٹ کھا گیا ہو۔ شرم کر کچھ، وہ پہلے ہی ڈھائیں ڈھائیں روئے جا رہا ہے اور اوپر سے پھول بھر لڑکے کی کنپٹیاں تھپڑ مار مار کے لال کر دی تو نے۔ بھائیے کو اوائی توائی بولتی ماں کا اپنا منہ لال ہو گیا تھا۔ میں ماں کے گھٹنوں سے چمٹا ہوا تھا۔ ماں کا اتنا غصہ میں نے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ بھائیے کی نت کی گالی گلوچ اور دھول دھپے کا اس نے کبھی مڑ کر جواب نہیں دیا تھا، پر اس کے غصے کا نیا روپ دیکھ کر میں بھی ڈر سے کام گیا تھا۔ پھر اس نے بیٹھ کے مجھے کلاوے میں بھر کے سینے سے چمٹا لیا اور میرے آنسوں کی پھر سے لگ اٹھی دھاروں کو پہنچنے لگی۔ اس نے ذرا رک کر پھر کہا، تجھے اپنا چیتا نہیں؟ راہ گلی اور کھیتوں میں کوئی بھوکی نہیں چھوڑتا؟ دیکھ تو حقے کی لت کے ساتھ منہ سے کیسی مشک آتی ہے۔ جا بھاگ جا پرے گھر کو۔ میری ماں کی آنکھوں میں لالی اور نمی ساتھ ساتھ دکھائی دے رہی تھی۔ بھائیا 10-16 کی پکی کھرلی کے ساتھ ساتھ کوئی 50 قدم کی دوری پر ہمارے گھر کو جاتے جاتے فرش پر جمی ہریائی سے پھسلا اور گرتے گرتے سنبھل گیا۔ پھر بھی دبی دبی زبان سے کہتا سنائی پڑا، کمود کی مار، کیسے لاڈ کیے جا رہی ہے۔ نہ، آپ ہی تو ساتھ لے جاتا تھا جب پھرنی پر لڑوئے والے رستے پر مٹی پڑتی تھی۔ وہاں کھتانوں میں کھیلتا کھیلتا مٹی کھانی سیکھ گیا۔ ماں نے پاس کھڑی داس کی بہو مندھو کو بتایا، جو میری طرف دیکھ رہی تھی۔ مربے بندی کیا ہوئی ہے، ہمارے گھر تو مصیبت پڑ گئی ہے، ہمیں کون سی زمینیں مل گئیں۔ پھر رک کے کہنے لگی، جیسے ہمارے گھر کے سامنے سے گڈھے گزرتے ہیں مل کو جاتے ہوئے۔ اب تک حرامدے کہتے تھے کہ ساری پھرنی پہ تم ہی مٹی ڈالو، یہ ویلے ہی رہتے ہیں۔ یہ تو ہمارے بندوں نے لڑ بھڑ گھر پڑتی مٹی ڈلوائی، یہ بیگاروں بتیوں کا زمانہ گیا اب۔ ماں نے گردن اکڑا کے کہا۔ شاید وہ بتانا چاہتی تھی کہ لگاتار 15-20 دن مٹی پھرنی پر ڈالتے ڈالتے میں مٹی کھانے لگا تھا۔ اتنے میں راؤ کا گولو مجھے بس بس کرتے کو باہ سے پکڑ کے بوہر تلے نکا پور کھیلتی ٹولی کے پاس لے جا کے پوچھنے لگا، بھلا تو بتا پھر تیرے سوہرے کہاں ہیں؟ میں چپ رہا۔ میرا آڑی بن کے بتا، تیرے سوہرے کہاں ہیں؟ کھدالے۔ میرے یہ کہتے ہی ان سب کی ہنسی اور اونچی ہو گئی۔ گولو مجھ سے اوروں کے سامنے اکثر ایسے ہی پوچھتا جیسے وہ مداری ہو اور میں اس کا جمورا، پر لوگوں کے ہنسنے کی وجہ میری سمجھ میں نہ آتی۔ صبح کو سویرے ہی بھائیا میرے اور بڑے بھائی کے اوپر سے کھیس یا رضائی کھینچ کے پائنتی پہ ڈال دیتا۔ ماں کہتی، پت اٹھو اب، گوڈے گوڈے دن چڑھ گیا، یا پھر کہتی، گوڈ بختوں کے گھر سے گوہے پر آگ لیا، چائے دھرنی ہے۔ ہمارے گھروں کے چولہوں میں رات کو ہی سویرے کے لیے بھوبل میں آگ دبا دی جاتی تھی۔ جب کبھی یاد بھول جاتی تو ایک دوجے کے گھروں سے مانگ لے آتے تھے۔ تیلی کی ڈبیاں سوچ سمجھ کے ہی برتتے۔ جاڑوں کی گھنی دھند میں ہم چولہے کے پاس بیٹھے رہتے اور سوکھے پتوں کی گچھیاں بنا بنا کے چولہے میں جھونکتے رہتے، یا رستوں میں سے گنوں سے اکھیڑ کے چھلڑ لے آتے۔
دالان اور چار دیواری کے آسرے چار کولیوں پر اساری ہماری چھتڑی میں کوئی کھڑکی دروازہ نہیں تھا۔ پچھم کی طرف سرکنڈوں نڑوں کا ٹٹر تھا جو لیپا پوتا ہونے کے کارن دیوار کا بھرم ڈالتا۔ 1.5 خانے کی اس کی چھت سرکنڈوں کڑیوں کی تھی۔ دھوئیں کی کالونس کی جمی موٹی تہ کی وجہ سے سرکنڈوں اور سڑواڑ کی کوئی الگ پہچان نہیں تھی۔ چھت سے نکلتا سرواڑ دھوئیں سے ہلتا تو اس سے اتلی کالونس تب کسی پھمبے کی طرح گرتی جب اس سے اس کا بوجھ اٹھایا نہ جاتا۔ مجھے گلاس میں سے چائے نتھار کے باٹی میں ڈالتے دیکھ کر بھائیا کہتا، ڈکوس لے اب، برسات کہاں رہی جو کیڑے تیرتے دیکھ رہا ہے۔ ان دنوں میں گڑ میں کیڑے نہیں پڑتے۔ اس بھروسے پہلے میں چائے کو پانی کی طرح چڑھا جاتا تھا، پر برسات کے دنوں کے سفید کیڑے چائے پر تیرتے مجھے دکھنے اب بھی بند نہ ہوتے، جنہیں ماں نے اپنے سر کے ٹلے کا لڑ رکھ کے چھانا ہوتا۔ کالی چائے پتی پر مرے پڑے سفید کیڑے پھول کے اور موٹے ہوئے دکھائی دیتے۔ جاڑوں میں ہمارے گھر کے سامنے دھونی لگتی، نیانے سیانے آگ سینکتے۔ ہم میں سے جو اپنے گھر سے بالن نہ لے کے آیا ہوتا اسے آگ سینکنے سے روکنے کے لیے ہاتھا پائی بھی ہو جاتی۔ دھونی کی لپٹوں میں ہم اپنے برف جیسے پیر لے جاتے اور پھر اسکول کی طرف دوڑ پڑتے۔ ہم میں سے کسی جنے کے بھی پیروں میں جوتی نہ ہوتی۔ ادھر زمینداروں کے لڑکوں لڑکیوں نے دوہرے سویٹر پہنے ہوتے۔ میں سوچتا کوئی جنا ایک سویٹر مجھے بھی دے دیوے، میں بھی اس کا نگ لے کے دیکھوں۔ میرے ان خیالوں کی لڑی تب ہی ٹوٹتی جب میں اور نیانوں کے ساتھ اونچی آواز میں کہتا، سورج سورج پھٹی سکا، نہیں سکانی گھر کو جا۔ پل تو پل بعد میرا خیال پھر اپنے دھاریوں والے کچھے اور گلے کے جھگے پر جاتا جو ٹھنڈ روکنے سے زیادہ ناک سے بہتے رینٹ کو نیچے گرنے سے روکنے کے کام آتا۔ میرے لیڑے اتوار کے اتوار دھلتے۔ کھرلی کی اوٹ میں بیٹھ کے کچھے کے نیفے میں سے جوئیں چن چن کے مارنے میں میرا کتنا وقت لگ جاتا۔ من اوب سا جاتا اور گردن دکھنے لگتی۔ جب ماں مجھے کنویں پر نہلاتی تو میرے پیروں پہ دائیں ہاتھ کا انگوٹھا زور سے رگڑتی اور کہتی، دیکھ تو میل کی پپڑیاں کیسی جمی ہیں۔ پر مجھے اپنی ٹانگوں اور میل جمے پیروں میں زیادہ فرق دکھائی نہ دیتا۔ میں پھر ان لمبی سوچوں سے پلٹ آتا، پر سورج سورج پھٹی سکا کی ہیک بہت کمزور پڑ جاتی۔ یہ دہرانا بھی بیچ میں چھوڑ کے میں گشیا بھیما یا اس کے چھوٹے بھائی پیاری کو کسی کٹے بچھیرے کو اٹھا کے اسکول کے سامنے سے لے جاتے دیکھتا۔ ان دنوں میں اکثر ہی کٹے بچھیرے، بڈھے بیل اور گائیں مرتے رہتے۔ بڈھے بھینسوں کو تو جٹ پہلے ہی منڈی میں بیچ آتے تھے۔ انہوں نے مردار کی چاروں ٹانگوں کو کھروں کے پاس جوڑ کے ایسی جگت سے پکڑ رکھا ہوتا کہ ٹانگوں کے اندر سے بانس کی موٹی سی کڑی گزار رکھی ہوتی۔ کندھوں پر رکھا موٹا ڈنڈا یا بلی ان کے آگے پیچھے ہو کے چلنے میں اڑنگا نہ بنتے۔ الٹا لٹکا کٹا بچھیرا جھونٹے لینے لگتا، اس کی گردن پر لٹکتے کان ہلکورے لیتے دکھتے۔ بڑے مردار کو 5-6 جنے گھڑیس کے لے جاتے، ایک دوسرے سے کہتے، پیاری ساما ہو کے کھینچ، سارا بوجھ میرے گلے پر پڑ رہا ہے۔ پیٹھ پر بوجھ کی طرح ڈھوئے جا رہے مردار کی اگلی پچھلی ٹانگوں میں سے گزاری ہوئی موٹی کڑیاں کندھوں پر رکھ کر ایسے کھینچتے کہ ان کا سر دھڑ کولوں سے کافی آگے کو جھکا اور تنا ہوا ہوتا۔ ان کا اپنا سارا بوجھ پنجوں پر ہوتا اور گھٹنے آگے کی طرف کو تیکھی تکون بنائے دکھائی دیتے۔ کئی بار ان میں سے کوئی جنا بینڈی سے جڑا ہوتا۔ جب وہ دم لینے کو رکتے تو اپنے ماتھے پر سے پسینہ کندھے پر پڑے پرنوں سے پہنچتے، پر ہم سردی کے مارے ٹھٹھر کرتے۔ کبھی کبھی تفریح کے وقت میں اور ہماری برادری کے اور نیانے دوڑ کے بھیمے ہوراں سے جا ملتے۔ گھسیٹے جا رہے مردار کے سینگ زمین سے رگڑ کھا رہے ہوتے اور برابر کے نشان کی طرح 2 لکیریں برابر کھنچتی جاتی۔ پیٹھ اور کنپٹیوں کے پاس کی ہڈیوں سے اور لکیریں بھی کھنچ رہی ہوتی۔ مردار کی آنکھیں سر سے تھوڑی باہر کو ابھری اور کھلی ہوتی، منہ بھی کھلا ہوتا اور نچلے جبڑے کے دانتوں کی قطار آگے تک دکھائی دے رہی ہوتی۔ میں کئی بار مردار کا الٹا ہوا سر سیدھا کر کے تھامے رکھتا کہ آلے دوالے نہ ڈھلکے۔ سوچتا اس کا پنڈا چھل نہ جائے۔ کئی بار مرے ہوئے جانور کو گڈے پر لاد کے لے جایا جاتا اور ہم نیانے پیچھے سے دھکا لگا کے خوش ہوتے۔ یہی دور سے لوٹتے ہوئے آس پاس کے کھیتوں میں سے سرسوں کے پیلے پھول توڑ لیتے۔ جب میں وہاں سے لوٹ کر آ کے یا عام دنوں میں نلکے سے پانی پیتا تو جٹوں کا جو بھی لڑکا میرے بعد پانی پیتا وہ پہلے نلکے کو اچھی طرح دھو کے سچا کرتا۔ میں سوچتا میرے ہاتھوں میں بلا کیا لگا ہے، یہ خود بھی تو ان جانوروں کی پونچھیں مروڑا کرتے ہیں۔ مرا ہوا جانور جب ہماری برادری کے بندوں نے اٹھا لیا ہوتا
تو जटियां पीछे पीछे चल के छींटे देती और मुंह से सतनाम वाहिगुरु कह के हवेली का आंगन पाक करती। मैं सोचता, ये जरूर कोई जादू मंत्र होगा, लेकिन ये किसको सुनाया गया होगा? मुर्दार को, मुर्दार उठाने वालों को, या फिर बोलने वाली ने अपने आप को सुनाया? मुझे लगता भाइये के उलझे ताने की तरह मेरी सोचों में उलझट्टे पड़ गए हैं, जिनको सीधा करने का कोई हल ना सूझता। कई बार मस्सा जमीन पर पड़े मरते हुए बैल या गाय के पास बैठ के ऊंची आवाज में पाठ पढ़ता। उधर मरता हुआ पिशु तड़प तड़प के अगली पिछली टांगें जोर जोर से खींच खींच मारता। मस्सा कहता, बस अब गति हो गई समझो। मस्से बड़ा काम दिया मैंने ने। इकबाल सिंह के भाई उधम सिंह ने एक बार अपने बैल का अफसोस करते हुए कहा, और मस्सा कनक के दानों की गठड़ी पीठ पर लाद के चल पड़ा था। मस्सा खड्डी बुनते हुए जब किसी से बात करता तो यूं लगता जैसे उससे गुरुद्वारे के पाठी से भी ज्यादा ज्ञान हो। वो महाभारत और रामायण के हवालों समेत गुरबानी की तुकों की व्याख्या करके सुनने वाले को भरमा लेता। मुझे अपने पास खड़े को अक्सर कहता, गुड, कली की चिलम में आग भर दे। घर में उसके बारे में बात चलती तो भाइया तुरंत कहता, यूं ही मामा अगम की बातें मारता रहता है, ऐसे बांध बांध लेता है जैसे रब को अभी मिल के आया होवे। कोई पूछने वाला हो कि भले मानस, आज तक रब किसी ने देखा भी है? इस नए सवाल से कभी मुझे मस्सा सच्चा लगता तो कभी भाया। मुझे ख्याल आता, क्या सचमुच पाठ करने से जानवर जल्दी मर जाता होगा? क्या वो पाठ की पंजाबी या हिंदी समझता होगा? गति के बारे में ख्याल तेज रफ्तार से उठते घूमते व जलेबी चक्कर की तरह दोनों के भेद हाथ न लगते कि कहाँ शुरू होते हैं और कहाँ खत्म। मेरी सोचें दूर किसी नजर की हद पर जाती तो उसी वक्त खाली हाथ पलट आती। मुझे लगता कि दिन में ही अंधेरा फैल गया है। हर एक न्याना खेतों में जाके पीपा परात खड़काए, सुलह आ रहा है, जवार की फसल बचाओ भैयो। चौकीदार की हाँक से पो फटे मेरी आंख खुली तो भाग के दरवाजे से बाहर चला गया। उसने पुराने टूटे हुए जंग खाए नस्वारी रंग में बदल चुके पीपे पर तूत की छड़ी मार मार के उसे टेढ़ा सा कर दिया था। वो डोंडी पीटता तेज तेज पिंड की बीच वाली गली में चला गया था और उसके ऊंचे बोल, जवार की फसल बचाओ भैयो, अब तक सुनाई दे रहे थे। तब 1963 में मैं दूसरी जमात में हो गया था। लोगों की टोलियां लपकती हुई खेतों की तरफ दौड़ी जा रही थी। हम भी, यानी भाइया, बड़ा भाई और मैं, जिसके जो हाथ आया लेके फिरने के साथ लगे अलबललों के खेत में जाके पीपा परात और कांसे की थाली खड़काने लगे। हमने उनके खेत में अपने जानवरों का ढेर डाल के आधो हाथ पर मकई बो रखी थी। मकई के कुछ बूटे मेरी बालिश जितने थे तो कुछ बड़े, ऐन हरे कचूर, नर्म नर्म। हमने थोड़े से खेत की एक दिन पहले ही गोडी की थी। जहां तक आसपास और दूर तक नजर जाती, टड्डी दल का उमक काफला पिंड के दक्षिण से पहाड़ की तरफ उड़ता जा रहा था। थोड़ी देर पहले निकले सूरज की किरणें इस घने उड़ते टड्डी दल में से छिन कर आ रही थी। जहां जहां इस काफले का पड़ाव होता, चरही, बाजरे, टाहलियों के पत्ते खा जाता। टड्डी दल बैठते ही चावल के दानों जैसे सफेद लंबे अंडे दे देता है। उनमें से उठती बू से खाली पेट में भी उल्टी आने को होती और अंडे देख देख के और उन पर पैर रखने से घिन सी आती। तेरी मैं दाने निकलवाता हूँ, मामा हीर दिया। भाइये ने दूर से ही अपनी भैंस के पास से दाहिने हाथ से टिड्डियां हटाते हुए कहा। अब मैं थाली पर एक टहनी का बनाया डग्गा और जोर और फुर्ती से मारने लगा। साथ ही मुझे ख्याल आया, सलाह इतनी रफ्तार से उड़ता जाता है तो जागर चौकीदार को इतना पहले से कैसे पता लग गया? सूरज अब काफी ऊपर आ गया था। काफले से छोटी टावे टावे टड्डी दल पीछे रह गई थी, जिसे हम होशियारी से मार देते। इतनी चूंटियां भी पता नहीं कहां से आ गई, जो टड्डियों की लाशों को खाने और ढोकर ले जाने लगी। इस टड्डी दल के पर मुझे आदमपुर हवाई अड्डे से उड़ते हुए हवाई जहाजों जैसे लगते। पीले रंग की इन टड्डियों के लंबूतरे पेट पर थोड़ी थोड़ी दूर पर काली धारियां पड़ी थीं, जो बहुत खूबसूरत लगती थीं। लोग घरों को लौटने लगे। लंबड़ों की हवेली वाले तराहे के पास आके ताई बंदे ने बात छेड़ी। तुम्हारे 4 मन दाने होंगे सरदार जी, तो हमारे घर भी 10 सेर आएंगे। रब का शुक्र है कि बहुत नुकसान नहीं हुआ, किसी ने कहा। आफरीन है भाई जागर को,
जैसे ही थाने से सिपाही इत्तला देने आया वैसे ही वो डोंडी पीटने निकल पड़ा, ताई ने बताया। बतावें, थाने में बैरलेस आई थी जलंधर से। हमलों के बाद जब टड्डी दल आया था तो दरख्तों के पत्ते भी चट कर गया था, एन टुंड कर दिए थे। तो ये जवार इनके आगे क्या चीज थी? बतावें, कई कई जगहों पर गाड़ियां रुक गई थीं। भाइये ने एक लड़ी जोड़ने की कोशिश की। मैं पास खड़ा उन सबके बेरौनक से चेहरों की ओर देख रहा था, लेकिन भाई और सबने बातें करते करते घरों के लौटने के लिए मुंह फेर लिए थे। आना मेरे पुत्र, इस टहली की सूखी शाखें पहन ला, धूनी लगाते हैं। ताए बंते ने बीच में बात टोककर मुझे इशारा करते हुए कहा। मैंने सोचा ताए को अपनी जेब की भोंपू जैसी सल्फी में आग बना के डालनी होगी। मैं और ताए बंदे का खुशियां छोटी सूखी टहनियां इकट्ठे कर लाए। इतने में रस्ते में से ताए ने घास फूस उखेड़ लिया था, जिस पर हमारा लाया हुआ बालन रख के उसने तीली से आग लगा दी। जब लौ कमजोर हुई तो उसने अपने परने की लड़ में बंधी गांठ को खोला। ये मरी हुई टिड्डियां थीं। उसने उन्हें आग पर डाल दिया, फिर हाथ में पकड़ी टहनी से हिलाया और बोला, चाब लो, हौलें बन गईं। ये सुन के मैं ताई के मुंह की तरफ देखता रह गया। ताई ने भुनी हुई एक टिड्डी आप मुंह में डाल के एक मुझे थमाते हुए कहा, चाप जा, इसमें कौन सी हड्डियां? छोटी सी हंसी के दौरान उसने फिर कहा, आपा तो बतेरी हड्डियां चबाते चूसते रहे हैं। मैंने झिझकते हुए खील बनी टड्डी खा ली। बड़ी सलूनी और स्वादी लगी। फिर मैं आप ही आग फरोल के टड्डी होले खाने लगा। कुशिया के हाथ और मुंह काफी तेज हरकत में थे। मेरे टड्डी खाने की बात स्कूल में अफवाह की तरह फैल गई और न्याने मुझे टड्डी खाना या टड्डी खाना सांप कहकर चढ़ाते। लफ्ज सांप उन्होंने मेरे काले लाखे रंग के सदके जोड़ लिया था। मैं इस शर्मिंदगी के बोझ तले लगातार दबता जा रहा था, जिसके नीचे से मैं जतन करके भी निकल नहीं पा रहा था। कभी अपनी टड्डी होले खाने की घटना घिनौनी तो कभी सहज लगती। मन में दलील उठती, दिवाली दशहरे को सबके घरों में बकरे का मांस रिंधता है, उनको तो कोई कुछ नहीं कहता। पर 5-7 दिनों में ही ये खिताब टड्डी दल की तरह ही कहीं दूर उड़ गया और मेरा मन इस हल्के पर ना सहे जाने वाले बोझ से मुक्त हो गया। मैं फिर हवा में उड़ती तितलियों और रातों को टटेरियों के पीछे दौड़ने लगा था।